मेक एपिक मनी, ये वाला किताब को लिखा है अंकुर वारिकू जी ने और ये है पर्सनल फाइनेंस के बारे में। सो बात कर लेते हैं कि ऑथर ने इस किताब के अंदर क्या क्या लिखा है, चैप्टर बाय चैप्टर। शैल वी? चैप्टर नंबर 1, वाई शुड आई इवन केयर अबाउट मनी। और ये चैप्टर काफ़ी बेसिक है, सो हम फटाफट से फिनिश कर लेते हैं ना। ऑथर ने यहाँ पर बात की है कि यार हमने क्यों पेपर मनी को यूज़ करना शुरू किया और क्यों हमने जो पुरानी मेथड थी चीज़ों को एक्सचेंज करने की, यानी कि बार्टर सिस्टम को हमने निकाल दिया और पेपर मनी का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। और वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होगी, तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बट ऑथर ने पहले चैप्टर के अंदर एक दूसरी बात करी थी और वो थी कि पैसे हमको कभी भी हैप्पीनेस नहीं देंगे, बट पैसे हमको फ्रीडम देंगी, हमको जो चीज़ करनी है उसका। सो वो फ्रीडम आपको हैप्पीनेस दे या फिर सैडनेस दे, वो आप पे डिपेंड करता है। सो आप कभी भी ये मत सोचना कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं खुश रहूँगा। ऐसा भी हो सकता है या फिर आप दुखी भी हो सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई थी, एक पेज के अंदर बताई थी ऑथर ने, जो मैं ऑफकोर्स आपके सामने प्रकट कर दूंगा। और उसके अलावा ऑथर ने ये भी बताया था कि पैसे कौन सी चीज़ों को बाय कर सकता है और कौन सी चीज़ों को बाय नहीं कर सकता है। एक लिस्ट बनाई है, जैसे कि कोई आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं कि मनी ये बाय कर सकता है, मनी ये नहीं बाय कर सकता। ये कॉन्सेप्ट आपको ये वाला चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। सो ये था पहला चैप्टर, काफ़ी नई चीज़ें नहीं थी और ये किताब का मकसद भी यही है, कोई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं करना, बट ये किताब का मकसद है जो 15 साल का लड़का है या फिर 15 साल की लड़की है या फिर 20 साल का लड़का है या फिर लड़की है, उसको इस किताब को पढ़ना और उससे कुछ सीखना पैसे के बारे में। और ऑफ कोर्स दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 2, नाउ आई रियली वांट टू अर्न सम मनी। यहाँ पर ऑथर ने कुछ तरीके बताए हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। और उसके अलावा ऑथर ने बताया है कि असेट क्या होता है एंड लायबिलिटीज़ क्या होती है। असेट क्या होता है, मान लो कि आपने एक घर को बाय किया रेंट पे चढ़ाने के लिए, तो ऑफकोर्स ये हो गया असेट, बिकॉज वहाँ से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे जब कोई भी इंसान आपको रेंट के पैसे देगा तभी। लायबिलिटीज़ क्या होती है, मान लो कि आपने एक कार को बाय किया पैसे देने के बाद ऑफकोर्स, बट ऑफकोर्स बाय करने के बाद उसके अंदर आप पेट्रोल डालेंगे, अगर कार बिगड़ जाती है तो कुछ चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए वहाँ से आपको पैसे डालने पड़ेंगे और उसके अलावा कार की सर्विस करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, तो उसके लिए आपको पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो वो हो गया लायबिलिटीज़। और उसको ऑथर ने, यानी कि एसेट एंड लायबिलिटीज़ को ऑथर ने काफ़ी सिंप्लीफाई वे के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको बताया है। सो अगर आपकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी सरल तरीके से ऑथर समझा देंगे। और उसके अलावा ऑथर ने बताया है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं घर पे बैठे बैठे, तो उसके लिए काफ़ी सिंपल चीज़ें बताई ऑथर ने। ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, बट कोर्स बनाने से पहले आपको अपनी खुद की ऑडियंस खड़ी करनी पड़ेगी, जैसे कि अंकुर वारिकू जी ने की यूट्यूब के थ्रू और दूसरे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उसकी वजह से उनके काफ़ी सारे कोर्स अभी बिकते हैं और उसके वजह से ही यहाँ पर ऑथर ने ये किताब को लिखा है। बिकॉज ये किताब बिक रही है तो ऑथर ने लिखा है। उनके पास कोई ऑडियंस नहीं होती तो वो पहले ऑडियंस बनाते और उसके बाद चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते लोगों के सामने और वहाँ से लोग उन चीज़ों को बाय करते और वहाँ से उनको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा ऑफकोर्स यूट्यूब है, वहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं, वेबसाइट है, ब्लॉग बना सकते हैं, कुछ चीज़ें व्यक्त कर सकते हैं लोगों के सामने और अगर लोगों को पसंद आती हैं तो लोग पढ़ेंगे और उसके थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं। और उसके अलावा ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया था मैगी का। तो मैगी की प्राइस क्या होती है पता है, 10 रुपये 15 रुपीज़, डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांड की मैगी को खाना पसंद करते हैं। और मैगी घर पे बनाते हैं तो काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं, बट अगर आप बाहर जाते हैं खाने के लिए तो उसकी प्राइस हो जाती है 50 रुपये 100 रुपये। और जो ओनर होता है शॉप का, उसके अंदर कोई बड़ी चीज़ें नहीं डालता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ को वो मैगी के अंदर नहीं डालता है, काफ़ी सिंपल चीज़ें होती हैं, बट उसके लिए वो शॉप ओनर आपसे काफ़ी सारे पैसे चार्ज कर लेता है। 10 रुपये की मैगी आपको पड़ सकती है 50 रुपये में या फिर 100 रुपये में। सो ऑथर ने बताया है कुछ तरीके जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। यानी कि ऑथर बोलते हैं कि थिंक डिफरेंटली, यानी कि चीज़ें काफ़ी सारी सेम टू सेम रहेंगी, बट उसको आप अलग तरीके से करते हैं तो लोग आपसे वो चीज़ों को बाय कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2, सो दैट आई कैन स्पेंड इट वाइजली। यहाँ पर ऑथर ने बात की है लोन्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, EMIs के बारे में, पे लेटर के बारे में एंड स्पेशली क्रेडिट कार्ड के बारे में। नाउ चीज़ें काफ़ी सिंपल रहती हैं यहाँ पर, बट स्टिल बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। सो ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि अगर आपकी लोन चल रही है 10 साल की, 15 साल की या फिर 25 ईयर्स की, तो उसको आपको कैसे फटाफट से पे करना है। आप कैसे साल का 1 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 EMIs को ज़्यादा पे करने के बाद EMI की जो साल है उसको कम कर सकते हैं, 25 साल से 20 साल ला सकते हैं, 10 साल ला सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, बट ऑफकोर्स आपका जो EMI है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए ऑफकोर्स आपको पास पैसे होने चाहिए। पैसे नहीं है
तो ऑब्वियस ही बात है आप ज़्यादा पैसे पे नहीं कर पाएंगे ईएमआई के रूप में, और आपके जो 25 साल है वो कम नहीं होंगे। सो मेक श्योर ये कर सकते हैं। ये एडवाइस काफ़ी अच्छी है अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो। अगर आपकी सैलरी उतनी ही है और आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते ईएमआई, तो ये एडवाइस कुछ काम की नहीं रहेगी। सो ये था। और उसके अलावा ऑथर ने बात की है क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लेंथी वे में बात की है। और ऑथर ने बताया है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं इस स्मार्टफोन को जिसकी प्राइस है 30,000 और उसको बाय कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरे पास एक्चुअल में 30,000 है, क्या मैं उतने पैसे कमा पाऊंगा अगले 6 महीने में, 1 साल के अंदर, या फिर इस बाइंग से मेरे लाइफ के अंदर यानी मेरी लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ बदलाव आएंगे या फिर मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आंसर है नो कि यार कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास पड़ा है बैंक के अंदर 30,000 रुपीज़, तो ऑफकोर्स आप यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को और बाय कर सकते हैं ये वाला स्मार्टफोन को, बिकॉज क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ डिस्काउंट आते हैं, ऑफर्स आते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे। बट अगर आपके पास पड़े नहीं है बैंक के अंदर 30,000 रुपीज़ और अगर आप स्पेंड करते हैं 30,000 रुपीज़, तो आपकी लाइफस्टाइल के अंदर थोड़े बहुत बदलाव आएंगे, आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्टफोन को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कुछ भी बाय करने से पहले क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने बैंक अकाउंट के अंदर देखो कि मेरे पास उतने पैसे पड़े हैं या फिर नहीं पड़े हैं, या फिर मैं इतनी ईएमआई हर मंथली पे कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। अगर नहीं कर पाऊँगा तो क्या होगा, मेरा सिबिल स्कोर बिगड़ेगा और फ्यूचर के अंदर अगर मुझे लोन चाहिए होगी घर के लिए, कार के लिए, तो मुझे नहीं मिलेगी, बिकॉज बैंक मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। वो सब कुछ फिगर आउट करने के बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए या फिर ईएमआई लेनी चाहिए, बिकॉज ईएमआई काफ़ी टेम्पटिंग होता है कि मंथली का 2,000 पे कर लेंगे और मेरे पास एक नया स्मार्टफोन आ जाएगा 20,000 का, या फिर मंथली का 5,000 पे कर लेंगे और मैं बाय कर लूँगा आईफोन। सो वो उस वक्त उस समय काफ़ी अच्छा साउंड करता है स्मार्टफोन को आप इमेजिन करते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं, बट जब पे करने की बारी आते हैं तो काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। सो मेक श्योर सबसे पहले देखो, समझो और उसके बाद ही ईएमआई को ऑप्ट करो। चैप्टर नंबर 4, बट पीपल टेल मी आई शुड सेव। और यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली बात की सेविंग के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। नाउ पहले बात कर लेते हैं सेविंग के बारे में। ऑथर ने काफ़ी एक अच्छी बात करी है कि पैसे को सेव करने से पहले अपने आप से पूछो कि यार मैं पैसे को सेव क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे एक कार को बाय करना है, घर को बाय करना है, या फिर मेरा ये रिटायरमेंट फंड है, या फिर दूसरी कोई भी चीज़ को बाय करना है। यानी कि सबसे पहले एक गोल को सेट कर लो, उससे क्या होगा आपके माइंड के अंदर वो फिट हो जाएगा कि यार मैं ये चीज़ के लिए सेव कर रहा हूँ तो इसके पैसे मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेंगे या फिर यहाँ पर मुझे सेव करना पड़ेंगे, और उससे आप वो पैसे को छुएंगे नहीं या फिर अननेसेसरी चीज़ों पे वो पैसे को आप स्पेंड नहीं करेंगे, वो पैसे वहाँ पर ही पड़े रहेंगे। बट अगर आप कोई भी गोल नहीं बनाते हैं और ऐसे ही पैसे को सेव कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कोई एक ऐसा दिन आएगा जब आपको लगेगा कि यार मुझे एक स्मार्टफोन को बाय करना है, एक लैपटॉप को बाय करना है, मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बट मेरे पास वो पैसे हैं जो मैं काफ़ी सालों से सेव कर रहा हूँ। वो पैसे मैंने क्यों सेव किए मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वो पैसे को उठाऊँगा और खर्च करने लग जाऊँगा। सो सबसे पहले एक गोल बनाओ और उस गोल के ऊपर स्टिक रहना शुरू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आप वो पैसे को सेव करते रहेंगे और उस पैसे को आप छुएंगे नहीं। और उसके अलावा ऑप्शन ने कुछ टिप्स दी हैं आपको पैसे को सेव कैसे करना है उसके लिए, और उसके अंदर से पहला था कि कोई भी चीज़ को बाय करने से पहले आप वेट कर सकते हैं 30 डेज़ का, और उसके बाद अपने आप से पूछो कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए या फिर इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उस चीज़ को बाय नहीं करेंगे और आप उस चीज़ पे पैसे खर्च नहीं करेंगे। और दूसरा था अगर आपको एक्चुअल में पैसे ही खर्च करना है तो क्या यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई, डेबिट कार्ड या फिर ऑफकोर्स कैश यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें, बिकॉज जब आपके पास से खुद के पैसे जाएंगे ना, बैंक के अंदर से कटेंगे या फिर आपकी जेब के अंदर से जाएंगे ना, तो आप थोड़े से पैसे खर्च करने में थोड़ा सा एक बार सोचेंगे कि यार मेरे पास से पैसे जा रहे हैं 10,000 20,000, तो उससे आपको जो स्पेंडिंग है थोड़ा सा कम हो जाएगा कंपेयर टू अगर आप यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड को हर पल। और तीसरा था अगर आप कोई भी चीज़ को रेंट पे ले सकते हैं तो उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट पे ले लें, अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो। फॉर एग्जांपल अगर आप मंथ में एक ही बार ट्रैवल करते हैं
साल में एक ही बार ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको कार बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप कार रेंट पे ले सकते हैं और उसको आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। वैसे ही बाइक आते हैं, कैमरास आते हैं, या फिर दूसरी कोई भी चीज़ को आप रेंट पे ले सकते हैं अगर आप कोई भी चीज़ों को फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते थे तो। और चौथा मुझे काफ़ी पसंद आया था और वो था कि अगर आपको कोई भी चीज़ को बाय करना है मॉल पे तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल घर पे आओ और घर पे एक लिस्ट बना लो कि यार ये चीज़ें मुझे बाय करनी है जब कभी भी मैं मॉल पे जाऊंगा तभी। और उससे क्या होगा, आप कोई अननेसेसरी चीज़ों को बाय नहीं करेंगे मॉल पे जाने के बाद। सो ऐसा कर सकते हैं, उससे आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे और कोई भी आप अननेसेसरी आइटम को घर पे लेके नहीं आएंगे। और दूसरी बात, चैप्टर के एंड के अंदर आपको बताया है ऑथर ने कि यार आप कुछ तरीके बनाएं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। एक्स्ट्रा वाले इनकम स्ट्रीम एक ही है तो आप दूसरी इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं, तीसरी बना सकते हैं, चौथी बना सकते हैं, बट आपको कभी भी लाइफ के अंदर एक इनकम स्ट्रीम पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा, आप कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे, लाइफ अच्छी जी पाएंगे, बट जो आपको चाहिए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। आप हमेशा ही पैसे के लिए ही काम करने लग जाएंगे, पैसा आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। सो मेक श्योर बिल्ड अ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। चैप्टर नंबर 5, एंड यूज द मनी टू प्रोटेक्ट मी। यहाँ पर ऑथर ने बताया है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, एंड ऑफ कोर्स इमरजेंसी फंड्स के बारे में। और ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है और यह चैप्टर आपको काफ़ी रिपीटेटिव लग सकता है बिकॉज ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और ऑथर ने बताया है कि कौन सा सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कितनी उम्र में लेना चाहिए, कितना प्रीमियम पे करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या चार्ज करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या प्रोवाइड नहीं करता है, और वो सब कुछ, यानी कि हाउ टू गाइड है बेसिकली ये वाला चैप्टर। और ऑथर ने बताया है इमरजेंसी फंड के बारे में कि आपको क्यों इमरजेंसी फंड रखना चाहिए और कितने पैसे आपको रखने चाहिए बैक एंड के अंदर। इससे क्या होगा, जब कभी भी आपको कोई भी इमरजेंसी आ जाती है फैमिली के अंदर या फिर आपका साथ कुछ हो जाता है कुछ, तो ऑफ कोर्स वो पैसे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको कभी भी किसी और से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो वो पैसे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इंश्योरेंस है, वो सब कुछ कवर कर लेगा कंपनी। सो ये था और वो सब कुछ ऑथर ने ये वाला चैप्टर के अंदर बताया है, काफ़ी रिपीटेटिव हो जाएगा आपके लिए। दैट्स वाई हम इस चैप्टर को स्किप करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। बट ऑफ कोर्स अगर आपको इस चैप्टर के बारे में जानना था, मैंने आर्टिकल लिखा था bookstock.com पे, तो वहाँ पर जाने के बाद इसके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा वाला अगर आपको पढ़ना था तो। चैप्टर नंबर 6, बट व्हाट आई रियली वांट इज टू ग्रो माय मनी। यहाँ पर ऑथर बात करते हैं कंपाउंड इफेक्ट के बारे में, यानी कि आपके पैसे आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए ऑथर ने कुछ टिप्स दी है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी है 20,000 तो उसके अंदर से आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं आपको पता नहीं है। ऑथर ने बताया है आपको इन्वेस्ट करने हैं 20% आपकी सैलरी का, 30% रखना है आपकी ज़रूरतों के लिए, यानी कि ये चीज़ मुझे बाय करनी थी काफ़ी सालों से बट इसके मुझे ज़रूरत नहीं है, बट अपने दिल को खुश रखने के लिए आप 30% आपकी सैलरी का स्पेंड कर सकते हैं अपने ऊपर या फिर अपनी फैमिली के ऊपर। एंड बाकी बचा 50% कहाँ पर जाएगा, आपके नीड्स पे, यानी कि खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, रेंट है, जो भी है उसके लिए आप पैसे स्पेंड कर सकते हैं अपनी सैलरी का 50%, यानी कि 30, 20 एंड 50। इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा ने ये भी बताया है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं हर मंथ इतना पैसा तो इतने सालों के बाद आपके पास कितना पैसा रहेगा, एक्सक्लूडिंग ऑफकोर्स इन्फ्लेशन, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, दोनों चीज़ें ऑथर ने बताया है ये वाले चैप्टर के अंदर। सो ये चैप्टर काफ़ी बेसिक रहता है और ये भी काफ़ी लेंथी चैप्टर है बिकॉज बात करते हैं ऑथर इन्वेस्टिंग के बारे में। एंड एक चीज़ बताते हैं ऑथर एट द एंड चैप्टर के अंदर, और वो था कि जितना भी हो सके उतना जल्दी आप पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है और अगर आपकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है तो मेक श्योर उनमें से अपनी सैलरी का 20% या फिर 10% जितना भी हो सके, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करो। और यहाँ पर हम कुछ चैप्टर्स को स्किप करने वाला है बिकॉज बीच के कुछ चैप्टर्स थोड़े से बेसिक रहते हैं, स्टार्टिंग के भी बेसिक थे बट ये भी बेसिक हैं। तो बात कर लेते हैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आई नो आई मेक मिस्टेक। यानी कि ऑथर बताते हैं कि हमको हमेशा ही अपने मिस्टेक से सीखना चाहिए और उससे भी बेहतर क्या बताएं, दूसरे इंसानों की मिस्टेक से सीखना चाहिए। स्पेशली अगर कोई इंसान काफ़ी बड़ी वाली मिस्टेक करता है मनी को लेकर तो हमको उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि यार मुझे ये वाला मिस्टेक को अपनी लाइफ में कैसे दोहराना नहीं है। यानी कि ये चैप्टर डेडिकेटेड है मिस्टेक्स के बारे में। ऑथर ने अपनी कुछ मिस्टेक भी बताई हैं, कुछ दूसरे लोगों की मिस्टेक्स भी बताई हैं, कुछ कोट्स हैं बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े ऑथर्स के दूसरे भी। सो ये चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको मिस्टेक्स कैसे नहीं करनी है, अगर आपने कर भी दी है तो उससे कैसे आपको बाहर निकलना है, वो सब कुछ ऑथर ने ये वाला चैप्टर के अंदर यानी कि
8 चैप्टर के अंदर बताए हैं। चैप्टर नंबर 9 एज लॉन्ग एज आई नो दिस। यहाँ पर ऑथर बात करते हैं हमारे बिहेवियर के बारे में, जैसे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर था या फिर द सेम एज एवर के अंदर था। तो ऑथर बोलते हैं कि हमेशा ही हमको इवेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हमको लोगों को समझना चाहिए, उनकी इमोशन को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग कैसे बिहेव करते हैं उनकी सर्टन सिचुएशन के अंदर। अगर वो पैसे को गंवाते हैं या फिर बनाते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। अगर हम उस चीज़ को समझ लेंगे तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को फिगर आउट कर पाएंगे और हम कभी भी लाइफ के अंदर ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करेंगे, बिकॉज हमको पता है कि लोग क्या क्या करते हैं उनकी लाइफ के अंदर या फिर सर्टन सिचुएशन के अंदर। यानी कि ऑथर बात करते हैं कि हमको लोगों को समझना चाहिए 9th चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 10 वन लास्ट थिंग। यहाँ पर ऑथर ने उनकी लाइफ की जर्नी के कुछ किस्से बताए हैं, उनके फादर के बारे में, उनकी मदर के बारे में, और कुछ चीज़ें बताए हैं जो करते अलग तरीके से ऑथर। अगर वो जवान होते तो, अगर वो 20 साल के होते अभी, तो कुछ नोट्स लिखे हैं ऑथर ने जो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आपकी उम्र 20 साल, 15 साल या फिर 25 साल भी हैं तो। और वो सब कुछ ऑथर ने लास्ट चैप्टर के अंदर बताया है। मैं बताऊँगा नहीं ज़्यादातर, बिकॉज बता दिया तो आप इस किताब को पढ़ेंगे नहीं। मैंने ऊपर से बताया कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सो यस, ये थी मेक एपिक मनी बाय अंकुर वारिकू। नाउ ये वाली किताब आपको किन लोगों को पढ़ना चाहिए? आंसर काफ़ी सिंपल रहेगा। मान लो अगर आपकी उम्र 15 साल है, 20 साल है और आपको कुछ भी पता नहीं है सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, पीपीएफ के बारे में या फिर एफडी के बारे में या फिर इमरजेंसी फंड के बारे में, तो ऑफकोर्स ये वाली किताब आप पढ़ सकते हैं। और फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाएंगे और वो भी काफ़ी सिंपल तरीके से। एंड दूसरी बात, जिसने भी इस किताब को फॉर्मेट किया है, जिस तरह के फॉन्ट यूज़ किए, जिस तरह के गैप्स रखी हैं, जिस तरह के पेजेस यूज़ किए हैं और जिस तरह से इस किताब को डिज़ाइन किया है, ह्यूज थम्स अप। काफ़ी सही तरीके से किया है। एंड जो नए रीडर हैं उनको ये किताब पढ़ते समय काफ़ी मजा आएगा, बिकॉज आप जो पेजेस हैं वो फटाफट पढ़ पाएंगे। लाइक 1 घंटे के अंदर 50-60 पेजेस तो आप ऐसे ख़त्म कर लेंगे अगर आप नए रीडर हैं तो भी। सो नए रीडर्स के लिए ये किताब काफ़ी अच्छी है। अगर आपको घंटा लगा था किताबें पढ़ने के लिए, बोरिंग लगता था यार नहीं पढ़ना है, मुझे मज़ा नहीं आएगा, मैं क्यों ही पढ़ूँ नंबर्स के बारे में, पैसे के बारे में, तो ये किताब पढ़ लेना काफ़ी सिंपल है। नाउ आता है बहुत ही बड़ा बट। नाउ अगर आपने कुछ किताबों को पढ़ के रखा है पर्सनल फाइनेंस के बारे में या फिर कुछ किताबों को भी पढ़ के रखा नहीं है एंड आपको पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या है, पीपीएफ क्या है, एफडी क्या है, सेविंग क्या होती है, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं पैसे कैसे गंवा सकता हूँ, वो सब कुछ पता है आपको, तो ये वाली किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सब कुछ आपको पता है पहले से ही, तो आपको पैसे को स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है ये वाले किताब के अंदर। सो ये किताब स्पेशली लिखी गई है नए रीडर्स के लिए या फिर एक नए इंसान के लिए जिनको कुछ भी पता नहीं है इन्वेस्टिंग से लेकर सेविंग से लेकर पैसे तक। सो नए रीडर्स गो फॉर इट। सो ये था मेरा ओपिनियन ये वाली किताब के बारे में। बट ऑफ कोर्स अगर आपके दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन है उसको आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड दूसरी बात, मैंने इस किताब के बारे में एक आर्टिकल लिखा है bookstock.com पे, सो पढ़ सकते हैं फ्री के अंदर। अगर आपको ज़्यादा माहिती चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ये वाली किताब के बारे में तो आप विजिट कर सकते हैं लिंक को जो मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। सो यस, यही था आज के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं आता तो ऑफकोर्स डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे, बाय।